हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 5। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था 3 और 4 शायद एक ही वीडियो में। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आज 5 और 6 को एक ही वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, पहला चैप्टर है 5वां, अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, इसको आज हम लोग अच्छे तरीके से पॉइंट के माध्यम से, यहाँ पर मैंने पॉइंट मतलब स्टार लिख के रखा है, इसी तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर समझाने का प्रयास करूँगा। और आप इस चैप्टर में जितना पढ़ लीजिएगा ना, मुश्किल है कि इसके बाहर आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा। ठीक है, जितना जिस चैप्टर से मैं जितना पॉइंट आपको बता दूं, जितना बात मैं समझा दूं आपको, उसके बाहर आपको कोई भी सवाल पूछने का कोई भी चांस नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, शुरू करने से पहले मैं एक बात छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आपसे यह है कि आपको जो है कि वीडियो जैसा कैसा लग रहा है, तो उसे जो है कि कमेंट में आप ज़रूर बताने की कोशिश करिए। और वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ पास यह वीडियो को ज़रूर भेजिएगा जो कि इस साल मैट्रिक की परीक्षा 2027 में देने वाले हैं। ठीक है, और चैनल को ज़रा सा सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। सब्सक्राइबर बहुत दिनों से नहीं आगे बढ़ रहा है, लगभग जो है कि 320-22 करीब में जो है कि सब्सक्राइबर अभी तक है। तो आप इसको कोशिश करिए कि ज़रा आगे कराइए, चैनल को ग्रोथ कराइए थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन कृषि प्रधान देश था। 1750 ईस्वी तक जो था इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन को ही इंग्लैंड या लंदन बोल सकते हो। तो 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन कृषि प्रधान देश था, मतलब 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड में खेती की जाती थी और मुख्य वहाँ का कार्य जो था खेती था, कृषि था। ठीक है, छोटे किसानों को कॉटेजर कहा जाता था। छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? कॉटेजर कहा जाता था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो छोटे किसानों को उस समय में कॉटेजर कहा जाता था। ठीक है, आगे है ऊन छाँटने वाले लोगों को स्टेपलर्स कहा जाता था। ऊन, जो लोग ऊन छाँटते थे उन लोगों को स्टेपलर्स कहा जाता था। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऊन छाँटने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? स्टेपलर्स कहा जाता था। ठीक है, आगे लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। लंदन को किस सेंटर के नाम से जाना जाता था? फिनिशिंग सेंटर। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में जॉन के ने किया था। जॉन के, ये ऐसा सवाल है जो कि 2026 के फरवरी वाला में सीटेट परीक्षा में भी ये सवाल शायद पूछा गया है, हमको जो याद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? 1773 ईस्वी में जॉन के। जॉन के उसका नाम था, जॉन के ने क्या था? आपसे सवाल पूछा जाएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? 1773 ईस्वी में जॉन के ने किया था। ठीक है, आगे वाष्प इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। कब? 1769 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है बेलनाकार छपाई का आविष्कार टॉमस बेल ने किया था। बेलनाकार छपाई का आविष्कार किसने किया था? टॉमस बेल ने किया था। आगे स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। जेम्स हारग्रीव्स, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, आगे है वाष्प से चलने वाला पावरलूम जो जिसमें कपड़ा बनता है, वाष्प से चलने वाला पावरलूम का आविष्कार 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने किया था। एडमंड कार्टराइट ने किया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वाष्प से चलने वाला पावरलूम जो मशीन होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने किया था। ठीक है, आगे सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, आगे है सुएज नहर व्यापार हेतु 1869 ईस्वी में खोली गई थी। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई थी? 1869 ईस्वी में। आगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने की थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने की थी। ठीक है, इसका शॉर्ट में नाम टिस्को, TISCO, ये भी पूछ सकता है आपको। टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किया था। ठीक है, टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किया था। आगे है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किया था। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की भी स्थापना 1907 ईस्वी में किसने किया? जमशेदजी टाटा ने। और टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किया था। ठीक है, दोनों का स्थापना जमशेदजी टाटा ही करते हैं। ठीक है, आगे इंग्लैंड में
सभी वयस्क स्त्री पुरुष को 1918 ईस्वी में मताधिकार प्रदान किया गया। मतलब इंग्लैंड में जितने भी लोग थे जो कि 18 साल पूरे कर चुके थे, उसे 1918 ईस्वी में मत का अधिकार, मतलब वोट गिराने का अधिकार दिया गया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, इंग्लैंड के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को वोट गिराने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार कब से दिया गया? 1918 ईस्वी तक। ठीक है, ये पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। पहला फैक्ट्री एक्ट मतलब फैक्ट्री पर लगाया जाने वाला कानून, एक्ट मतलब कानून, फैक्ट्री पर लगाया जाने वाला पहला कानून कब पारित हुआ था? 1881 में। ठीक है, आगे मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में। हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, जरा सा रुक जाइए, पेज को हम पलटने दीजिए हमें। तो ये है, इसमें है पहला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को की गई थी। लाला लाजपत राय को इसके प्रधान बनाए गए थे, यानी अध्यक्ष बनाए गए थे। आपसे सवाल पूछा जाएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC, कुछ समय जो पहले जो है, कुछ समय पहले नहीं, मैं पिछले वीडियो में ज़रूर बताया होऊंगा। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, और लाला लाजपत राय को जो है कि इसके प्रधान बनाए गए थे, यानी अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ILO की स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी में। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। आगे न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में। ठीक है, आगे बाराबारी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। बाराबारी आंदोलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बाराबारी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आगे है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। मतलब औद्योगिक मतलब नई उद्योग लगाया जाए, नया फैक्ट्री लगाया जाए, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इंग्लैंड से होती है। ठीक है, आगे राउरकेला इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा का पुराना नाम उड़ीसा, जिसका नाम आप लोग को उड़ीसा बोलते हैं जिसको, उसी का नया नाम क्या है? ओडिशा है। ठीक है, उसी तरीके से असम का नया नाम क्या है? असम का नया नाम असम, और गया का नया नाम गयाजी। इसी तरीके से कई नामों को बदला गया है। तो उड़ीसा का नया नाम ओडिशा, असम का नया नाम असोम, और गया का नया नाम गयाजी, याद रखेगा। आगे मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में खोली गई थी। ठीक है, मुंबई में पहली बार सूती कपड़े मिल कब खोली गई थी? 1854 ईस्वी में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के मदद से की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी, वो किस देश ने मदद किया था? उसमें सहयोग किया था रूस ने। ठीक है, आगे दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो है कि 5वां चैप्टर आपको जो है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने जितना पॉइंट इस चैप्टर में आपको बताया और बताने का कोशिश किया, उससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी इस चैप्टर से कोई भी सवाल पूछने का चांस बिल्कुल 0%। मैंने जितना बताया उतना ही 100%। इसके बाहर आपको इस चैप्टर से कोई भी नया सवाल पूछने का 0% चांस। मतलब जितना भी मैंने बता दिया, इसी से जो है कि अगर मान लीजिए 2 सवाल पूछेगा इस चैप्टर से, तो यही जितना मैंने अभी 15-20 पॉइंट आपको बताया, उसी 15-20 से आपको 2 सवाल इस चैप्टर से देखने को एग्जाम में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो है कि बच्चों देखिए, वीडियो बहुत छोटा हो जाता है, इसी कारण से मैं 1 और 2 चैप्टर को मिलाकर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़रा सा 15-20 मिनट का हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब वगैरह वो तो बाकी आप तो समझते ही हैं, और लाइक अगर आपको करने का मन है तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं इसी वीडियो में। आप ज़रा सा लाइन पर मतलब वीडियो को देखते रहिए। तो ये है क्लास 10 सोशल साइंस। ठीक है, चैप्टर 6 क्लास 10 चैप्टर साइंस, चैप्टर 6 इतिहास यानी हिस्ट्री।
चैप्टर 6वां है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है। इस चैप्टर में भी मैं जो है कि आप लोगों को स्टार के माध्यम से मतलब पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आगे है छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहते थे, मतलब छोटा और अस्थाई बाजार, अस्थाई मतलब फिक्स कि हर दिन, मतलब या तो अस्थाई बाजार या तो हो सकता है सप्ताह में एक दिन लगे, महीना में एक दिन लगे, या साल में एक दिन लगे, या रोजाना लगे, मतलब अस्थाई वो फिक्स है कि वो बाजार उसी जगह पर लगेगा, उसी स्थान पर लगेगा। तो वैसे मतलब जो छोटा बाजार होता था और अस्थाई होता था उसको गंज कहा जाता था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता था, गंज कहा जाता था, ठीक है। आगे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू की गई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मतलब कम से कम प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मिलनी ही चाहिए, तो यह कानून लंदन में कब लागू की गई, 1870 में, ठीक है। आगे घेटोआइजेशन का अर्थ होता है जहाँ एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, मतलब घेटोआइजेशन एक गुट है, एक संघ का नाम दिया जा सकता है कि वैसा संघ जहाँ पर एक ही समुदाय के लोग रहे, या तो हिंदू या तो मुस्लिम, सिख तो सिख, या तो ईसाई तो ईसाई, कोई सी भी एक धर्म का किसी भी एक जो है कि समुदाय के लोग ही रहते हैं, उसे घेटोआइजेशन कहा जाता है, घेटो, ठीक है। 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है, 7 समुंदर पार में तेरे, तो बम्बई, तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, बम्बई को, ठीक है। तो आपने गाना सुना होगा 7 समुंदर पार में तेरे, पीछे पीछे आ गया, तो वो किसके बारे में कहा जाता है, बम्बई के बारे में, ठीक है। आगे भारत की वित्त राजधानी बम्बई को, भारत की वित्त राजधानी बम्बई को, भारत का बॉलीवुड नगर, ये भी पूछा जा सकता है, भारत का बॉलीवुड नगर किसे कहा जा सकता है, किसे कहा जाता है, बम्बई को, ठीक है। भारत का बॉलीवुड नगर बम्बई को, यानी कि क्यों बॉलीवुड नगर कहा जाता है, क्योंकि हर साल भारत के बम्बई ही शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर साल लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है, इसी कारण से इसे बॉलीवुड नगर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे है सामंतीय व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, सामंती व्यवस्था से हटकर कौन सा प्रवृत्ति बढ़ी है, तो प्रगतिशील, ठीक है, याद रखिएगा। आगे जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक महानगर में होता है, तो जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर होगा, महानगर में ही होगा, सही बात है, जहाँ पर सबसे महानगर, उसका नाम ही है महानगर, ठीक है। यहाँ पर 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी लगभग 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी, मतलब 1810 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक के बीच में लंदन में जो आबादी थी, मतलब कि लंदन में मतलब इंग्लैंड में जितने भी जनसंख्या थे उसमें उस समय में 1810 ईस्वी में अगर 10 लाख लोग रहते थे तो 1880 ईस्वी में 40 लाख लोग हो गए वहाँ पर, कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना जनसंख्या बढ़ा होगा। आगे है आधुनिक शहर सबसे पहले लंदन में बसना शुरू हुआ था, आधुनिक शहर मतलब नया नया शहरों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है, तो लंदन से होती है, ठीक है। आगे गार्डन सिटी की योजना एबेनेजर हवार्ड ने बनाई थी, गार्डन सिटी की योजना किसने तैयार की थी, एबेनेजर हवार्ड ने, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा गार्डन सिटी की स्थापना यानी गार्डन सिटी की योजना किसने शुरू की थी, एबेनेजर हवार्ड ने, ठीक है। आगे लंदन में भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में शुरू की गई थी, लंदन में भूमिगत मतलब ज़मीन के नीचे, लंदन में भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसे कि भारत में हम लोग शायद मेट्रो भी कहते हैं, मेट्रो तो अक्सर भारत में ज़मीन के नीचे ही कई जगह होते हैं। तो आगे है यहाँ पर चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था, इंग्लैंड में, ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में। यहाँ पर है तख्त श्री हरमंदर साहिब पटना में स्थित है, पटना साहिब में, तख्त श्री तख्त श्री हरमंदिर, यहाँ मंदिर होना चाहिए, तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ पर स्थित है, पटना साहिब में, ठीक है। यहाँ मगध का प्राचीन राजधानी राजगीर थी, राजगीर या राजगिरी या गिरिविरिज नाम दे दे, गिरिविरिज या राजगीर, ठीक है, राजगिरी या गिरिविरिज जो है कि पटना की यानी मगध की प्राचीन राजधानी थी पटना से पहले। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने, गंगा पुनपुन सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र जो अभी शहर है पटना यानी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर जो शहर है पाटलिपुत्र उसकी स्थापना किया था उदयन ने। उदयन कौन थे, हर्यक वंश के दूसरे, हर्यक वंश का तीसरा राजा, ठीक है। उदयन, उदयभद्र भी उसका नाम होता है, तो उदयन, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी, ठीक है। उदयन के पिता का नाम क्या था, अजातशत्रु, अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार, यानी बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। जिस तरीके से बिंबिसार की हत्या कर दी उसके बेटे ने अजातशत्रु ने, उसी तरीके से उदयन ने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी, किसकी, अजातशत्रु की, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि 305 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर आया था, हमारे भारत में, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, और वो 298 ईस्वी तक भारत में रहा था। शायद कहा जाता है कि वो 3 टुकड़े आम लेकर भारत में उसके यहाँ मेहमानी में आया था, और इतने समय तक देखिए चुट्टास को, कितना समय तक हमारे भारत में वो जो है कि मेहमानी खा रहा है, लगभग
7 साल लगभग जो है कि इन्होंने मेहमानी खाया और यहीं पर रहते रहते उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, एक किताब लिखा था, उसका नाम रखा था उन्होंने इंडिका। उसका नाम क्या रखा था? इंडिका। ठीक है, तो इंडिका से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मगध साम्राज्य की राजधानी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हमें किस पुस्तक से भी मिलती है? इंडिका नामक पुस्तक से। इंडिका उसका कौन हो गया? माना जाए तो उसका साला, यानी कि जो है कि वो साला बनकर ही आया था। वो अपने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को वो जीजाजी ही कहकर पुकारते थे। खैर उतना मत फंसिए आप लोग, ये सब जो है कि 12th में आप लोग पढ़िएगा। 12th में अगर इतिहास पढ़िएगा तब मेगास्थनीज का कहानी आप लोगों के सामने दूसरा या तीसरा दूसरा चैप्टर में शायद देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे है, उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लाई थी। उदयन अपनी राजधानी कहाँ पर लाई थी? पाटलिपुत्र। आपसे सवाल पूछा जाएगा, मगध की राजधानी पहले तो राजगीर थी, तो राजगीर से पाटलिपुत्र किसने लाया? उदयन ने लाया। उदयन ने, ठीक है। हर्यक वंश के तीसरे राजा उदयन ने। आगे पटना में गोलघर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से। तो पटना में जो गोलघर है वो क्यों बनाया गया था? अनाज रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था। क्योंकि उससे पहले बहुत दिन पहले एक सुनामी सुखाड़ आ गया था, तो जो है कि हमारे भारत में अनाजों की कमी हो गई थी। इसी कारण से अनाज का भंडारण करने के लिए वक्त बेवक्त जो है कि किसी भी समय अगर जो है कि हमारे भारत में वैसा घटना हो जाता है, युद्ध हो जाती है, जो है या तो बाढ़ आ जाता है या सुखाड़ हो जाता है किसी समय, तो वहाँ पर जो है कि अनाज का भंडार कर लिया जाता है ताकि पूरे साल उतना दिक्कत ना हो पाए। आगे है, सिख धर्मों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। आप लोग को पता होगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? हमारे पटना में, हमारे बिहार की राजधानी पटना में। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु आए? जिसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इस्लाम धर्म में है ना कि नबी, जिसे हम इस्लाम धर्म में नबी कहते हैं ना, नबी। इस्लाम धर्म में कितने नबी आए, तो उसी तरीके से सिख धर्म में कितने गुरु आए? तो सिख धर्म में 10 गुरु आए। सिख धर्म में लगभग 10 गुरु आए। तो 10वें गुरु का नाम ही गुरु गोविंद सिंह था, यानी वो अंतिम। जैसे कि हमारे इस्लाम धर्म में कितने नबी आए? लगभग 1,24,000। ये तो आप लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म में लगभग 1,24,000 नबी आए। और सबसे पहले हज़रत आदम और सबसे अंतिम वाला कौन? हज़रत मोहम्मद साहब। तो जो कि उसी तरीके से सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, इनका जन्म हमारे पटना में हुआ था। आगे है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। ये वही शेरशाह सूरी है जो कि मुगल वंश के दूसरे राजा कौन? हुमायूं को हराया था। कब? लगभग 1539-40 ईस्वी में, ठीक है। आगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ था। महात्मा बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो जो उसके पिता का नाम शुद्धोधन और माँ का नाम महामाया थी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुआ था। बोध गया यानी जिसका नाम अभी गया जिला है, तो वो कहाँ पर हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे पर, ठीक है। आगे सासाराम नगर का विकास मध्य युग में ही हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, ठीक है। आगे राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण दादा साहब फाल्के ने किया था। राजा हरिश्चंद्र फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो कभी पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम दे दीजिएगा आप, तो एग्ज़ाम के बाद जो है कि फरवरी में आप लोगों को जब मौका मिलेगा, फुर्सत होगा, तो उस समय एक बार ये फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिएगा। राजा हरिश्चंद्र ये जो कि ऐतिहासिक फिल्म है, इससे जो कि इतिहास की कुछ जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो बना था इसका निर्माण किसने किया था? ये फिल्म किसने बनाया था? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के के नाम से जो कि पुरस्कार भी अभी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, समझे। खैर उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब बाकी, और हम आगे नहीं बोलेंगे कि आगे क्या बोलना है, बाकी आप खूब अच्छे तरीके से बहुत बड़का समझदार है, ठीक है। तो जब तक के लिए मैं आप लोगों से जा रहा हूँ और वीडियो को यहीं पर मैं रोक रहा हूँ। अब मैं आगे दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।